चंद्रशेखर आजाद रावण को क्या गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को इसलिए भी रोका जा रहा है क्योंकि साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कहीं वो दलित वोट बैंक ना निकाल लें, क्योंकि मायावती जब तक है तब तक बीजेपी को फायदा होता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती बीजेपी की भी टीम बनकर काम कर रही है। लेकिन यहाँ अगर चंद्रशेखर आजाद रावण ने दलित वोट काट दिया तो चंद्रशेखर आने वाले वक्त में सपा से हाथ मिला सकते हैं और इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो क्या यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को उस मामले में फंसाया जा रहा है जिस मामले में उनका हाथ नहीं है, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं है। दरअसल प्रयागराज में हाल ही में एक बवाल हुआ है। उस बवाल में नाम सामने आया है आजाद समाज पार्टी के समर्थकों का और ये कहा गया कि ये सब चंद्रशेखर आजाद रावण के कहने पर हुआ। तो अगर बात करें कौशाम्बी में जो दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उस बच्ची के परिजन से मुलाकात करने चंद्रशेखर आजाद रावण जा रहे थे, लेकिन बीच में योगी की पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया। हाउस अरेस्ट होने के बाद मामला बढ़ा, प्रदर्शन हुआ, बवाल प्रयागराज में काटा गया और चंद्रशेखर आजाद रावण को ये कहना पड़ा कि जिस तरीके से मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ना किसी से डरी है ना झुकी है, वो दलितों के मुद्दों को उठाएगी। तो क्या दलित आंदोलन अब उत्तर प्रदेश में होगा? स्थिति और क्या रहेगी, इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ। बातचीत करने के लिए मेरे साथ दीपक भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। दीपक भाई, अब ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही के अंदर पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है। मऊ सीट जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी आजाद समाज पार्टी का जो है वो रुख नजर आ रहा है। हालांकि वो आजम खान के परिवार से नजदीकी अभी चंद्रशेखर बढ़ा रहे हैं, 27 में चुनाव है। तो क्या दलितों का जो आंदोलन लगातार उठा रहे हैं या दलित आंदोलन की बात जो कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, या दलितों का जो शोषण हो रहा है उस पर जिस तरीके से वो अपना रुख रख रहे हैं, दलितों की आवाज उठा रहे हैं, क्या ये योगी सरकार को भारी पड़ रहा है? इसीलिए ये नहीं चाह रही है योगी सरकार की आजाद दलित वोट बैंक निकाले, और यही वजह है कि क्या आजाद को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर हम चंद्रशेखर आजाद के हालिया कदम देखें तो इस बात में कोई दोहराई नहीं कि चंद्रशेखर सड़कों पर है, यानी एक सांसद बन चुके हैं जो आवाज वो संसद में भी उठा सकते हैं, वो सड़कों पर भी उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता देखे गए हैं जब इतने बड़े पद पा जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एसी वाले कमरे पकड़कर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो सड़कों पर अभी भी, अब जिस तरीके से उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था, सवाल यही था कि क्या एक सांसद एक ऐसे परिजन से मुलाकात नहीं कर सकता जो दर्द से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पीडीए की बात करने वाले अखिलेश या फिर दलितों की बात करने वाली मायावती खुद तो सामने आई नहीं। जब चंद्रशेखर जा रहे थे कहीं ना कहीं उनको सांत्वना देने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उन्हें ये एहसास करने के लिए इस दुख की घड़ी में आपके साथ कोई है जो आपको न्याय दिलाएगा, तो उनको भी आप हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चंद्रशेखर पर आरोप लगा दिया जाता है कि उनके जो नीले पट्टे वाले समर्थक थे, उन्होंने जो नीले पट्टा डाल रखा था, वो आकर कहीं ना कहीं दंगा फसाद करते हैं। ये कैसे समर्थक हैं जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो वो दंगा फसाद कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, गाड़ियां पलट दे रहे हैं, तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। तो सवाल उन पर भी उठा था। तो चंद्रशेखर ने सीधे कहा कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मैं इस बात के लिए चुनौती देने के लिए तैयार हूं कि सीबीआई जांच करा लो। सीबीआई जांच में अगर आज मेरे तक पहुंचती है तो जो आपका फैसला वो मैं मंजूर मानूंगा, क्योंकि संविधान और बाबा साहब के जो बनाए गए संविधान का बहुत ही अच्छे से वो पूरी व्याख्या जानते हैं, पूरा समीकरण जानते हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि बाबा साहब के सम्मान के लिए मैं तैयार हूँ, संविधान के तहत जो कार्रवाई होगी वो भी मैं चुनौती स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले आप सबूत लेकर आओ कि क्या वो हमारे ही समर्थक थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो उस दिन थे भी नहीं उस रैली में, उनको घर से लाया गया और जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, जबकि उनके पीछे कई ऐसे गवाह मौजूद है जो ये कह सकते हैं कि हाँ, ये उस दिन उस रैली में था ही नहीं। तो चंद्रशेखर ने ये सारी बातें, ये आरोप लगाए कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मायावती खामोश है, बीजेपी की बी टीम बनी बैठी है, बीजेपी की एजेंट बताई जाती है, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे थे, राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि अगर मायावती भी इंडिया ब्लॉक का साथ देती तो शायद
शायद आज बीजेपी का पत्ता साफ हो जाता, एनडीए सरकार नहीं होती देश में। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि बीएसपी सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। हर राज्य में उनके कैंडिडेट उतारे जाते हैं और अगर 2-2.5% वोट बैंक भी पूरे देश से निकालने तो ये बहुत बड़ा खेल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 20% करीब दलित मतदाता है और जो कभी 20-22% वोट बैंक बीएसपी का रहा करता था, आज वो 9-10% पर आ गया है। तो ये बचा हुआ 10% कहाँ गया? जरूर बीजेपी और सपा कांग्रेस में ही ट्रांसफर हुआ है, जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, सपा को फायदा हो रहा है। तो बाकी पार्टियां तो चाहेंगे कि जो बचा 10% है कहीं चंद्रशेखर ना ले जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को रोका जा रहा है। और दीपक भाई, इसमें आप कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं या कितना आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मायावती चंद्रशेखर के साथ हाथ मिला सकती हैं? क्योंकि अगर बात दलितों की हो रही है, दलितों की शोषण की हो रही है, तो मायावती का चुप रहना वैसे ही उनके लिए कमजोरी बनता चला जाएगा, क्योंकि बसपा वो सबसे पुरानी पार्टी रही है जिसने हमेशा से दलित के मुद्दों को उठाया है। और उत्तर प्रदेश में जब जब दलितों का शोषण हुआ है तो यही मायावती, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने खूब काम किया दलितों के लिए। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि दलितों के साथ जितने भी शोषण हो रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर अमित शाह ने कहा, उस पर मायावती ने ज्यादा कोई बड़ा बयान नहीं दिया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान बदलने की बात करती है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उस पर मायावती का चुप रहना। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का लगातार इन मुद्दों पर बोलना, तो क्या ये माना जाए कि मायावती की चुप्पी उनकी कमजोरी बन गई है? अब ऐसे में वक्त आ गया है कि अगर बात दलित की हो रही है, शोषण उनकी हो रही है, तो उन्हें कदम उठाना पड़ेगा। और क्या आने वाले समय में आजाद और मायावती एक साथ मिलकर 27 में चुनाव लड़ते भी नजर आएंगे? देखिए, अगर मायावती को ऐसा कुछ करना होता, चंद्रशेखर से हाथ मिलाना होता, तो शायद अब तक मिला लिया होता। जिस तरीके से आकाश आनंद को मायावती ने आगे करा है युवा के खिलाफ युवा को, तो इससे साफ संकेत मिल रहा है कि मायावती चंद्रशेखर को रोकना चाहती, ना कि अपने साथ लेना चाहती है। क्योंकि मायावती ने उनकी राजनीति के तरीके पर भी सवाल उठाए। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि भीम आर्मी के समर्थकों ने जो प्रयागराज वाली घटना हुई थी, वहां पर उत्पात की खबरें सामने आई थी, तो उसमें उनके समर्थकों का नाम आया था। इसी मुद्दे पर मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद पहले भी लोकसभा चुनाव के वक्त नगीना में ही आकाश आनंद ने बात करी थी कि जिस तरीके से ये शख्स राजनीति करता है, पहले युवाओं को लेकर जाता है आंदोलन में, फिर उसके बाद जब आंदोलन बहुत ही उग्र हो जाता है और युवा हिरासत में लिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, और अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती तो जो गवर्नमेंट परीक्षाएं ये देते हैं वहां पर इनको बैठाया नहीं जाता, क्योंकि इन पर आपराधिक शिकंजे कसे होते हैं। तो चंद्रशेखर की राजनीति कुछ ऐसी रही जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और हाल ही में जो रोहिणी घावरी भी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें करी कि चंद्रशेखर यही करते हैं, एक साथ सैकड़ों युवाओं को साथ लेकर जाते हैं, उग्र हो जाता है प्रदर्शन तो खुद पीछे हट जाते हैं। अब आप सोचने वाली बात ये समझिए राहुल सर कि जब चंद्रशेखर के खिलाफ अभी तक 35 से 40 आपराधिक केस बताए जाते हैं, लेकिन एक में भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और दूसरी तरफ केस और इनके खिलाफ लग जाते हैं। मायावती के साथ हाथ मिलाने की बात आपने करी, तो मायावती को लेकर ये बहुत बार कह चुके हैं कि वो माँ समान है, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हीं से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ सवाल भी उठाते हैं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब इनके लिए माहौल बनना है, क्योंकि जो इन्होंने नगीना सीट से जीत दर्ज करी थी वो ऐतिहासिक थी, क्योंकि उसी सीट से सपा, भाजपा और बीएसपी जैसी 3 बड़ी पार्टियां जो आज के समय बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, उन तीनों पार्टियों के कैंडिडेट को हराकर चंद्रशेखर जीते और अपनी पार्टी के सिंबल पर जीते, जो बहुत बड़ी बात है। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अकेले उतरे थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। पल्लवी पटेल की बात करें, ओवैसी की पार्टी कैंडिडेट की बात करें, वो नहीं जीत पाए। शायद यही एक डर है कि चंद्रशेखर का कद लगातार बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास इनमें बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को भी समझना होगा कि ऐसे हालात में उनको बहुत, जो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ठीक उसी तरीके से इनको अपने कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक गलती हो सकता है कि इनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाए। क्योंकि अगर सचमुच इनको रोकने की बात आ रही है, साजिशें रची जा रही हैं, तो जरूर कोई ना कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जाएगा। जैसे अब अफजाल के परिवार की बात कर ले, अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई, अफजाल की सदस्यता जाने वाली थी, आजम खान की बात कर ले, बड़े बड़े कद्दावर नेता भी कहीं ना कहीं फंसे हैं, तो यहाँ पर इसमें चंद्रशेखर को ही बचना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और बाकायदा जिस तरीके से ये चर्चा की जा रही है कि क्या आने वाले समय में क्या आज़ाद को गिरफ्तार किया जा सकता है या फंसाने की जो कोशिश है वो बीजेपी का एजेंडा है, क्योंकि आज़ाद अगर दलित वोट बैंक निकालते हैं तो इसका
जो नुकसान है वो उनको होगा। तो क्या अगर आजाद की गिरफ्तारी होती है तो मायावती उन्हें बचाने सड़कों पर आएंगे और दलित के मुद्दे पर क्या एक साथ दो बड़े चेहरे चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती एक साथ आएंगे तो यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, जरूर कमेंट करके बताइए और मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।